हेलो दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो सेशन है वो एथिक्स का सेशन है। और इस वीडियो के एंड तक आपको पूरा एथिक्स जो आपके CSIR एग्जाम्स में आने वाला है वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। मुझे आज ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटा लगा है। सारे नोट्स को कंपाइल करना भी पड़ता है, मैं अकेला ही करता हूँ। आप तो जानते हैं हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है और वो आप लोग की सपोर्ट के बिना नहीं चलेगा। आप लोग को सपोर्ट करना है, और सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। और दोस्तों, मैंने मैनेजमेंट की सीरीज़ ऑलरेडी करवा दी है CSIR वालों के लिए। RBI का तो खैर थोड़ा सा और कंटेंट बचा है, बट CSIR वाले आप उस सीरीज़ को रिफ़र कर सकते हैं। मैंने 10 लेक्चर डाल दिए हैं मैनेजमेंट के, आप जाके उसे देखिए। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वो जो मैनेजमेंट के लेक्चर्स है वो वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स होंगे आपके मैनेजमेंट के लिए, जो आपके पूरे यूट्यूब या पेड कोर्स में अवेलेबल होंगी। मैंने उसमें सारा कुछ कवर ऑलमोस्ट करवा दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो मैंने अपनी बीटेक NIT रायपुर से करी है। मैं अभी अपनी MBA कर रहा हूँ IIM रांची से। और इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाले, जैसे कि IBS, CIO, SSC, CGL, SSC, CHSL, SSC, सिलेक्शन पोस्ट, FCAT और CAT जैसी एग्जाम्स। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे हुए इस लेक्चर से इसकी चालू करते हैं। और हाँ, टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे सिलेबस देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे आज क्या क्या करने वाले हैं। एसेंस करेंगे, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, फिर एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स, लेसन्स फ्रॉम द लाइफ्स एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, रोल ऑफ फैमिली इन बिल्डिंग वैल्यूज़। तो ये आज हम इतना सारा कुछ करने वाले हैं, तो काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों आपको, और आपका सिलेबस यहीं पे ख़त्म होगा। ठीक है, तो दोस्तों एथिक्स क्या होता है? एथिक्स वो ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, जो हमारी वैल्यूज़ होती है, हमारे मॉरल्स होते हैं, जो हमारे अंदर बसे हुए हैं कि क्या ये चीज़ सही है, क्या ये चीज़ गलत है। हमारा इंस्टिंक्ट कहता है ना, नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर कोई इंसान है, उसे सरकारी नौकरी लग गई है, वो चले गया और अब वो वहाँ पे जाके करप्ट हो गया है, उसे वो घूस ले रहा है, ठीक है, लोगों के पैसे लेके अपने सेल्फ फुलफिलमेंट की तरफ जा रहा है, तो क्या वो एथिकल होगा? क्या उसकी मॉरल वैल्यूज ये कहती है? बिल्कुल नहीं, वो एक अनएथिकल टास्क होगा। साथ ही साथ दोस्तों समझ लो, जैसे अभी मैं किसी से कुछ सीख रहा हूँ, मैं किसी से सिंगिंग सीखता हूँ, मेरे गुरु जी हैं, और अगर मैंने उन गुरु जी को उनकी गुरु दक्षिणा नहीं दी, तो क्या वह एथिकल होगा? बिल्कुल एथिकल नहीं होगा। तो ये सब क्या होता है? ये एक तो मॉरल्स है जो दोस्तों, जिस पे आप वर्क करते हैं, आपके जो प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पे आप वर्क करते हैं, ठीक है, वो होता है एथिक्स। वैसे ही आपका एथिक्स भी है दोस्तों कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आपको करना चाहिए। तो एथिक्स क्या है? एथिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट और गुड ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है, वो एक साइंस है, एथिक्स एक साइंस है जो कि इन्वॉल्व करता है ह्यूमन को लाइफ कैसे जीनी चाहिए, किस मॉरल्स पे जीनी चाहिए, किस प्रिंसिपल्स पे जीनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ अ साइंस ऑफ मॉरल जजमेंट। ठीक है, साइंस ऑफ मॉरल्स इन ह्यूमन कंडक्ट। काफ़ी सारे डेफिनेशन है दोस्तों, आपको जो डेफिनेशन सही लगे आप उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली समझ जाओ। ठीक है, तो दोस्तों एथिक्स आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यूजुअली वी गेट कन्फ्यूज बिटवीन मॉरलिटी और एथिक्स। मॉरल और एथिक्स में यूजुअली दोस्तों कन्फ्यूजन हमें क्रिएट हो जाता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे ना, तो क्या होता है, मॉरल जो होता है ना दोस्तों, वो एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, सबके मॉरलिटी, सबके मॉरल अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि वो कल्चर पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं। आप कैसे आपकी परवरिश हुई है उस पर डिपेंड होते हैं। किसी के लिए हो सकता है दोस्तों कि नॉनवेज खाना गलत हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता। इट डिपेंड्स, वो सबका अपना एक सब्जेक्टिव मैटर होता है। ठीक है, एथिक्स क्या होता है? एथिक्स कुछ रूल ऑफ कोड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, वहाँ पे अपने एक रूल्स होंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग आप लोग के अंदर यूनिफॉर्मिटी रहती है, सबके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, तो वो एथिक्स होता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे वुमेन की काफ़ी रिस्पेक्ट करना है, उनके साथ कोई गलत बर्ताव नहीं करना है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, और हरेसमेंट वगैरह ये वो नहीं करना, तो वो एक एथिकल बोलते हैं ना, कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट वैसा होता है। साथ ही साथ कोई कंपनीज में ऐसा होता है कि आपको एम्प्लॉयज़ के मेंटल हेल्थ
और फिजिकल हेल्थ वगैरह सबके बारे में ध्यान रखना है, तो आपको उनको इंश्योरेंस देना है, इतना आपका इंश्योरेंस टर्म पॉलिसी रखनी है। उनका वर्किंग आवर्स को आपको डिफाइन कर देना है, तो वो वैल्यूज़ पे वर्क करती है, तो वो एथिकल होता है। बट अगर वो कंपनी नहीं कर रही है, लिख के भी वो कंपनी नहीं कर रही है, वो गाइडलाइंस या प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही है, तो वो अनएथिकल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। परस्पेक्ट प्रिस्क्राइब्स राइट कंडक्ट फॉर एवरीवन। ठीक है, फॉर एवरीवन, राइट कंडक्ट ऑफ बिहेवियर फॉर अ ग्रुप और प्रोफेशन। एब्सोल्यूट हो जाता है, हम हमारी जो मॉरल वैल्यूज रहती है काफ़ी एब्सोल्यूट होते हैं। बट एथिकल चीज़ें, एथिक्स जो रहते हैं ना दोस्तों, ये थोड़ा चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है दोस्तों, जैसे आपके कंपनी की नॉर्म्स के हिसाब से आपके वर्किंग आवर्स 8 आवर्स के होंगे। ठीक है, आपके वर्किंग आवर्स हैं 8 आवर्स के, पर आपके वर्किंग आवर्स तो 8 घंटे के हैं, पर आपका समझ लो फॉर एग्जांपल आपका इमीडिएट काम आ गया। ठीक है, आज रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या होगा, आप 9 घंटा 10 घंटा भी वर्क कर सकते हैं। क्यों करेंगे 9-10 घंटा? क्योंकि अर्जेंट था। ठीक है, तो वो जो हो सकता है, वो जो एथिक्स का मैटर है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, टाइम के साथ वो चेंज हो सकता है। मॉरल जो रहता है दोस्तों, मॉरलिटी जो होती है वो इंडिविजुअल पर बहुत डिपेंडेंट होती है। ठीक है, इंडिविजुअल पे बहुत डिपेंडेंट होती है। और जो एथिक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा सोशियोलॉजिकल होता है, मतलब एक सोसाइटी या सिस्टम पे इवॉल्व होता है। इतना दोस्तों आप लोग के लिए काफ़ी हो जाएगा, इतना आप लोग के लिए काफ़ी है। और आप, आई होप आप लोग को आगे आप देख लेना, बट इतना आपका काफ़ी रहेगा, जहाँ तक मैं बता पा रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ क्या होते हैं, कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स होते हैं दोस्तों, काफ़ी कुछ डिटरमाइन करती है आपके एथिक्स कैसे होंगे। ठीक है, आप लोग किस एनवायरनमेंट में पले बड़े हो, बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी होती है, आपके मॉरल्स कैसे हैं, आपकी एजुकेशन कैसी होती है, आप कौन से स्कूल से पढ़े हो, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है, आपके आपके अंदर का थॉट प्रोसेस क्या है। ठीक है, आप अपने मन से कैसी बातें करते हो, वो भी बहुत डिपेंड करता है। साथ ही साथ दोस्तों एक्सटर्नल फैक्टर जैसे आपकी फैमिली हो गई। ठीक है, आपकी सोसाइटी पे बहुत डिपेंडेंट होती है, आप कौन से नेशन में रहते हैं। इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो वो भी आपको डिटरमाइन करता है, वो भी फैक्टर्स को जन्म देता है आपके एथिक्स, एथिकल कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट को। आपकी सोसाइटी कैसी है, आपका लीगल सिस्टम, पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना सेट्स ऑफ रूल्स होता है, सेट्स ऑफ कंडक्ट होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होती है, तो उसके हिसाब से भी वो वेरी कर जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों डायमेंशन ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसी से आपकी ना थ्योरी ऑफ एथिक्स का जन्म होगा। आपको डायमेंशन ऑफ एथिक्स आपका एक बहुत बेस होगा जो आपको थ्योरी ऑफ एथिक्स में काम आएगा। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, डिफरेंट एंगल्स या एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, व्हेन थिंकिंग अबाउट व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। जब भी दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि ये सच, ये सही है, ये जो कदम हम उठा रहे हैं ये सही है या गलत, उस पर कुछ, उसको कोई डायमेंशन से हम मेजर करते हैं। जैसे वो ये डिसाइड करता है क्या ये जो कंडक्ट मैंने हम कर रहे हैं ये सही किया मैंने या गलत किया। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आपने आपने ब्राइब ले ली, फॉर एग्जांपल आपने ब्राइब ले ली, बट हमारी वैल्यूज़ में हमें सिखाया हुआ है। ठीक है, हमारी वैल्यूज़ में हमें सिखाया गया है कि हमें ब्राइब नहीं लेना है। ठीक है, बट आपने ले ली, तो हमारे लिए ये अनएथिकल हो गया। दो ये तो अनएथिकल हमेशा हर चीज़ के लिए अनएथिकल होगा, बट ये अनएथिकल हो गया क्योंकि हमारे नॉर्म्स ही ऐसे नहीं है, हमारी वैल्यूज़ ही ऐसे नहीं थी ना कि हम ब्राइब लेना सही बात है, तो हमने ले लिया। तो ये जो डायमेंशन होते हैं ना एथिक्स, मतलब किस पे मेजर करते हैं हम, इन डायमेंशंस के बेसिस पे ही तो हम जज करते हैं कि जो कदम उठाया गया वो सही है या गलत है। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ एथिकल डायमेंशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला आपको दोस्तों नॉर्म्स होगा, गुड्स होगा और वर्च्यूज़ होगा। ठीक है, चलेगा चलेगा। तो देखो, इट रिफर्स टू द इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स का हम डिस्कस कर रहे हैं। एक स्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स होंगे, रूल्स होंगे जो ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करेगा एक सोसाइटी में। अब दोस्तों हमारे कल्चर, हम कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं उसके बेसिस पे काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। कोई कल्चर में दोस्तों ऐसा होता है कि हमें, जैसे आप मंदिर जाते हैं तो कुछ इसमें आपके कुछ कल्चर में ऐसा होगा कि आपको सर ढकना है, जैसे लेडीज़ को, वुमेन्स को सर ढक के प्रणाम करना है ना। मुस्लिम से थोड़ा अलग होता है।
सिख में भी अलग होता है। तो सबका अपना अपना एक कल्चर होता है दोस्तों, और उसके हिसाब से आपके नॉर्म्स को फ्रेम किया जाता है। मतलब वो कल्चर पे काफ़ी डिपेंड करता है, रिलीजियस हो सकता है, सोशल नॉर्म्स, आपकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे भी बहुत डिपेंडेंट होती है। लाइक आप हमने ऑलरेडी पढ़ा है मैनेजमेंट में, ऑटोक्रेटिक सिस्टम अलग टाइप से वर्क करता है, ठीक है, जिसमें जो लीडर होता है, सुप्रीम लीडर होता है, जो कमांड करता है वही हो जाता है। और डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमारी कंट्री में है वो काफ़ी अलग होता है, जिसमें पीपल्स के ओपिनियन को वैल्यू किया जाता है, ठीक है। तो सबके कल्चर अलग होते हैं, ठीक है, नॉर्म्स अलग होते हैं। अब जैसे एग्जांपल यहाँ ले लो, ग्रीटिंग पीपल व्हेन यू सी देम, और ग्रीटिंग पीपल भी हम करते हैं दोस्तों, तो वो सबके अपने अपने होते हैं। जैसे जापानीज लोग झुक के करते हैं, हम नमस्कार कर जाते हैं, तो ऐसे सबके अपने अपने होते हैं। किसी के कोई लोग तो लेट कैसे प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम ऐसा कुछ बोलते हैं जिसको, मुझे अभी वर्ड नहीं आ रहा, बट हाँ वैसा होता है। तो सबका अपना अपना एक तरीका होता है, ग्रीटिंग पीपल ग्रीट करने का भी तरीका सबका अलग होता है, सबके नॉर्म्स कल्चर पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये आपके नॉर्म्स है। गुड्स हो जाते हैं दोस्तों। गुड्स इन एन एथिकल कॉन्टेक्स्ट आर थिंग्स दैट आर कंसिडर्ड वैल्यूएबल और डिज़ायरेबल। गुड्स वो चीज़ हो जाते हैं दोस्तों जिन्हें हम कहते हैं एथिकल कॉन्टेक्स्ट में जो बहुत वैल्यूएबल या डिज़ायरेबल है। जैसे दे इंक्लूड पर्सनल वेलबींग, आप स्वस्थ है, आप खुश है, जस्टिस हो गया, नॉलेज कितना है, ये सब गुड्स है आपके, जो आपकी लाइफ को फ्लोरिश करने में, आपकी लाइफ को हेल्प अच्छा बनाने में हेल्प करता है। अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है दोस्तों, तो आपको चीज़ों के बारे में पता होगा, तो और आपकी लाइफ में आपको एथिकल होने में वो काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। अगर आप खुश है तो भी वो एक तरह की देन है, एक अच्छी बात है। जस्टिस हो गया, पर्सनल वेलबींग, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एथिकल थ्योरीज ऑफन सेंटर अराउंड आइडेंटिफाइंग एंड प्रमोटिंग गुड। फिर आती है दोस्तों वर्च्यूज़। वर्च्यूज़ क्या होते हैं? ये एक पॉजिटिव कैरेक्टर होता है या ट्रेट्स होते हैं, क्वालिटीज़ होती है। आप जैसे वर्च्यूज़ हम कहते हैं ना, ऑनेस्टी दोस्तों, ऑनेस्टी हमेशा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये आपने सुना होगा। फिर करेज हो गया, कंपैशन हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, ये सब आपकी वर्च्यूज़ हो जाती है। वर्च्यूज़ एथिक्स प्लेसेस एम्फेसिस on cultivating good character in individuals rather than focusing solely on adhering to the rules or maximizing outcomes। जो वर्च्यू होता है ना दोस्तों, वो दो चीज़ें होती हैं। अभी हम एथिकल थ्योरीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो यही आपका थोड़ा सा एक इंग्रेडिएंट है। जो वर्च्यू होता है ना, वो हमेशा ना दोस्तों आपकी अच्छी क्वालिटी, मतलब प्रोसेस पे बहुत वर्क करने में बहुत हेल्प करता है, प्रोसेस पे। अब जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, समझ लो करप्शन का एग्जांपल ले लो। कोई पॉलिटिशियन कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसने कुछ पैसे ले लिए और उससे किसी का भला हो जा रहा है, उससे किसी का भला हो रहा है, किसी का भला हो रहा है, फॉर एग्जांपल किसी का भला हो रहा है, उसने सिर्फ इसको देखा किसी का भला हो रहा है, तो यहाँ पे आप वर्च्यू नहीं आएगा इसमें। करप्शन करना गलत बात है, ये आपका वर्च्यू था दोस्तों। ऑनेस्टी, ये आपका वर्च्यू है, ठीक है, क्योंकि वो आप एंड रिजल्ट पे नहीं देख रहे हो, किसी का भला होगा वो एक एंड रिजल्ट है। जो प्रोसेस था इतना बड़ा, उसको आपने एलिमिनेट करा दिया, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि करप्शन तो सही में गलत बात है। आपने वर्च्यू, पॉजिटिव कैरेक्टर ट्रेट्स को यहाँ पे नलीफाई कर दिया, हटा दिया, तो यहाँ पे आप वर्चुअस नहीं होंगे, वर्च्यूज़ को आपने निभाया नहीं। समझे? अब आई गेस आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। थ्योरी ऑफ एथिक्स में हम जाते हैं दोस्तों। थ्योरी ऑफ एथिक्स तो एक, अभी जैसे हमने बात करी एंड रिजल्ट और प्रोसेस, यहाँ पे भी हम ऐसी ही बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही बात करेंगे। थोड़ा ये पहले आ गया यूटिलिटेरियन थ्योरी, बट ये एक इसका पार्ट है, इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे टेलियोलॉजिकल, ठीक है। यूटिलिटेरियन जो थ्योरी है ना दोस्तों, ये टेलियोलॉजिकल का ही पार्ट है, आपका टेलियोलॉजिकल का ही पार्ट है, ईगोइज्म और यूटिलिटेरियन। पहले हम लोग यूटिलिटेरियन ही पढ़ लेते हैं, बट हाँ थ्योरी हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका यूटिलिटेरियनिज्म, तो ये एक टेलियोलॉजिकल थ्योरी है दोस्तों, ठीक है, एक पार्ट है। टेलियोलॉजिकल के दो पार्ट है, ईगोइज्म और यूटिलिटेरियनिज्म। तो टेलियोलॉजिकल थ्योरी का पार्ट है जी, हमें करना है। ये एक नॉर्मेटिव नॉर्म्स के बेसिस पे, नॉर्मेटिव एथिकल प्रिंसिपल है ऑफ जजिंग राइट और रॉन्ग ऑफ अ ह्यूमन एक्शन। ह्यूमन ने
एक्शन सही लिया है कि नहीं, उसके हिसाब से हम जज करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सोशल वेलफेयर इज द सम ऑफ वेलबींग ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। अब देखो, जो ये होता है ना यूटिलिटेरियनिज्म, ये कहता है कि किसी सोसाइटी का भला हो रहा है, मतलब हर एक इंडिविजुअल का भला हो रहा है। मतलब अगर हर एक इंडिविजुअल का भला होने लग जाएगा, मतलब हम एक सोसाइटी में एग्जाम्पल 10 लोग रह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबका भला हो रहा है, तो उस पूरी सोसाइटी का भला हो रहा है। ठीक है, उस पूरी सोसाइटी का भला हो रहा है। और फिर एक आती है डेंटोलॉजिकल थ्योरी, सेज दैट वंस ड्यूटी इज ऑफ अल्टीमेट इंपॉर्टेंस। आप क्या कर रहे हो, आपकी ड्यूटी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो, इसका डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, जो डेंटोलॉजिकल थ्योरी है वो आपके प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, आपका प्रोसेस क्या है। और जो आपकी यूटिलिटेरियन थ्योरी है या टियोलॉजिकल थ्योरी है, वो आपके एंड गोल पे, एंड रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होती है। ठीक है, और एंड रिजल्ट और प्रोसेस के बारे में आपने वर्चुअज में पढ़ा था, वर्चुअज में आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका यूटिलिटेरियनिज्म। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मेरा उतना क्लियर ना है, बट आई होप आप लोग मेरी भावनाओं को समझ जाए। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म स्टेट्स दैट मैंस वर्ल्डली हैप्पीनेस इज द ओनली गुड। ठीक है, आप सिर्फ फोकस करते हो दोस्तों, आपने हेडोनिक टर्म सुना होगा कभी, हेडोनिज्म। हेडोनिक क्या होती है, प्लेजर इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो भी एक हेडोनिक इंसान होगा, हेडोनिक आपका वो कैब्स में आपने पढ़ा होगा, वो हमेशा खुशियों के पीछे, जो भी ऐसा काम करता है जिससे उसे प्लेजर मिले, उसे खुशी मिले, वो काम करता है। ठीक है, तो इसका मोटो क्या होता है, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, द फॉलोइंग आर द बेसिक मीनिंग ऑफ द यूटिलिटेरियनिज्म। ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर, प्लेजर को आप मैक्सिमाइज कर रहे हो, पेन को कम कर रहे हो, रिडक्शन ऑफ पेन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन ऑफ डिज़ायर। समझ गए, अपने डिज़ायर को फुलफिल कराना, मतलब ये एंड गोल की तरफ। एंड रिजल्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, प्लेजर को हैप्पीनेस को इंक्रीज करना। ठीक है, ऑल्दो देयर आर वेरियस मीनिंग्स एंड वर्जन्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, देयर इज वन कॉमन फिलोसफी अंडरलाइंग ऑल दिस नोशंस। दे आर बेसिकली कंसर्न्ड विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन और जजमेंट। दोस्तों, कॉन्सिक्वेंस क्या निकल गया है, एंड रिजल्ट क्या निकल के आया है, उस पर ये बेस्ड है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, हो सकता है दोस्तों अब ये MCQs में आपके आ जाए। इससे कुछ लिमिटेशंस हैं दोस्तों। एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, आप सिर्फ एंड रिजल्ट पे फोकस कर रहे हो या मैक्सिमाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस पे कंसिडर कर रहे हो, आपका प्रोसेस तो गलत भी हो सकता है। हो सकता है आपने एक माइनॉरिटी ग्रुप को किसी जगह से आपने हटा दिया, वहाँ पे आपने एक मॉल बना दिया। ठीक है, मॉल बना दिया, मॉल में जितने लोग आएंगे दोस्तों सब तो खुश होंगे। मॉल, लोग अक्सर मॉल क्यों जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, खुशी, यूजुअली लोग जब खुश होते हैं तब मॉल जाते हैं, सब लोग वहाँ, मैक्सिमम लोग खुश हो जाएंगे। एक माइनॉरिटी ग्रुप था जो कि वहाँ से आपने उसको डिस्प्लेस करा दिया। प्रोसेस आपका गंदा है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आपने फॉलो नहीं किया, और आपका जो एम था वो क्या था, मैक्सिमम लोगों का भला करना, खुश रखना, मतलब मैक्सिमम, वहाँ मैक्सिमम लोग आके खुश भी है, पर क्या ये एथिकल था? तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न था इस थ्योरी का। आपने सिर्फ कॉन्सिक्वेंस में फोकस किया, ना कि प्रोसेस में। ठीक है, यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी हो सकता है दोस्तों। हो सकता है किसी को ऐसे ही काम में प्लेजर आता हुआ जो कि दूसरों को पसंद ना हो, है ना, जो कि दूसरों को पसंद ना हो, तो क्या वो थ्योरी फिर भी सही रहेगी, है ना?
तो हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट भी वेरी करेगा सब लोगों पे, प्लेजर भी सबको अलग अलग चीज़ों में मिलता है। तो ये थ्योरी जस्टिफाई नहीं कर पा रही, एंड को जस्टिफाई नहीं कर पा रही, एंड जस्टिफाइज द मीन। ठीक है, इसको काफ़ी लोग ने क्रिटिसाइज भी किया। डज नॉट कंसिडर इंडिविजुअल्स और माइनॉरिटीज़, उनके बारे में इतना ध्यान नहीं देता, माइनॉरिटी ग्रुप के बारे में जैसे मैं आपको बताया। सम एक्शंस आर बाय नेचर मॉरली रॉन्ग बट देयर कॉन्सिक्वेंसेस आर गुड। देखो यहाँ पे भी उसने बोल दिया, समझ गए, यूटिलिटेरियनिज्म। अब आता है दोस्तों टेलियोलॉजिकल थ्योरी। टेलियोलॉजिकल थ्योरी, टेलियोलॉजिकल थ्योरी का ही पार्ट था यूटिलिटेरियनिज्म। अब इसमें दो पार्ट आ जाते हैं, एक आता है आपका इगोइज्म, एक आता है यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, अब ये जो होता है वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से होता है, ये जो होता है ग्रुप के बेसिस पे होता है। एरिस्टोटल थे, उन्होंने एक थ्योरी निकाली टेलियोलॉजिकल थ्योरी। टेलोस का मतलब जो होता है दोस्तों मीन्स एंड और कॉन्सिक्वेंसेस। टेलोस का मतलब होता है एंड या कॉन्सिक्वेंस, इसीलिए तो ये थ्योरी सिर्फ एंड रिजल्ट पे फोकस करती है। थस द थ्योरी ऑफ कॉन्सिक्वेंटलिज्म इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद टेलियोलॉजिकल थ्योरी। तो कॉन्सिक्वेंटियलिज्म की जो थ्योरी है दोस्तों वो टेलियोलॉजिकल थ्योरी से एसोसिएट होती है डायरेक्टली, मतलब आप डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ही आपका एंड रिजल्ट को ही आप देखते हो। ठीक है, ठीक है। अब एट वन एक्सट्रीम एंड ऑफ द थियोलॉजिकल थीम देयर में भी ईगोइज्म, जैसा मैंने बताया आपको, ईगोइज्म पहला इंडिविजुअल लेवल पे, और एक अदर एक्सट्रीम एंड से देयर इज, हम लोगों ने जो पढ़ा, यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, चलेगा। यूटिलिटेरियनिज्म प्रोवाइड्स अ क्राइटेरियन for the concrete decision making process to choose an action or policy. An action is taken only if it maximizes the net utility. Utility का मतलब क्या होता है, यूजफुलनेस या बेनिफिट्स। ठीक है, एंड ऑल्सो द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड इफ इट इज द बेस्ट अमंग ऑल अवेलेबल प्रोजेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ नेट बेनिफिट्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपने कोई, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोजेक्ट लिया है, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोजेक्ट ले लिया है, अगर वो बेस्ट बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स दे रहा है तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। आपका ध्यान बिल्कुल भी प्रोसेस पे नहीं होगा, माइट भी वो जो प्रोजेक्ट होगा वो उतना एथिकल नहीं होगा, मॉरली रॉन्ग होगा, तो आप प्रोसेस पे ध्यान नहीं दे रहे, आपने सिर्फ अपने नेट गेन्स को ध्यान दिया, नेट बेनिफिट्स को ध्यान दिया, उस हिसाब से आपने इसे कर लिया। तो टेलियोलॉजिकल थ्योरी ये सब चीज़ों में बेस्ड है। पहला, जैसे कि हमने देखा, ईगोइज्म। ईगोइज्म जो है वो एक टेलियोलॉजिकल थ्योरी का पार्ट है। इंडिविजुअल गेन और बेनिफिट के बारे में दोस्तों ये ध्यान देती है। ठीक है, ईगोइस्ट कैसा इंसान होता है, तो पूरा इंग्लिश ग्रामर ही है दोस्तों। कैसा इंसान होता है, जो अपने पर्सनल गेन को सेटिस्फाई करना चाहेगा। वो बंदा अपने लिए कुछ भी कर जाएगा, उसको जिससे सेटिस्फैक्शन मिले। किसी इंसान को कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ठीक है, उसको अगर मैं 100 करोड़ दे रहा हूँ कुछ काम करवाने के लिए, कोई अगर पॉलिटिशियन 100 करोड़ दे रहा है, 100 करोड़ ले लेगा वो, क्यों नहीं लेगा, उसको क्या मिल रहा है उससे, वो खुश होगा, उसको पैसा मिल रहा है इतना सारा, वो पैसा से जो भी उसकी नीड्स है वो उसको फुलफिल कर सकता है। तो ये इंडिविजुअल बेसिस पे हो गया। फिर एक दूसरा एस्पेक्ट है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, यूटिलिटेरियनिज्म। तो वो तो हमने अच्छे से देख लिया है, तो आई होप इसको अपने समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है।
तो ये दो चीज़ें आपने दोस्तों पढ़ लिया। एक मिनट, ठीक है, टीलियोलॉजिकल थ्योरी आपकी क्लियर हो गई। अब आ गया दोस्तों डोंटोलॉजी, डियोंटोलॉजी। अब डियोन मतलब होती है ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी। ऐसा बिहेवियर दोस्तों आपको प्रोजेक्ट करना है, जो प्रोसेस होता है ना, जैसे अभी करप्शन, ब्राइब लेना अनएथिकल है तो आप वो नहीं लोगे। आपने अब एंड रिजल्ट पे फोकस नहीं किया, आपने कह दिया भाई मैं ब्राइब नहीं लूँगा, ये मेरी मॉरल और ड्यूटी से खिलाफ है, तो मैंने ब्राइब फिर नहीं दी, ठीक है। अब क्या राइट है क्या रॉन्ग है, मेरी ड्यूटीज़ क्या है टुवर्ड्स दी सोसाइटी, अब मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। Rather than thinking about the consequences or the end result, I will think more upon the morals, the process. That is what deontology theory says. ठीक है, आई होप आप लोग को थ्योरी ऑफ डोंटोलॉजी भी समझ में आ गया होगा। और इसमें से एक कांत, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ करेक्टनेस और राइटनेस of moral behavior. Kant is the leading founder of the principle of universalism, also known as deontological ethics. ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs, ये आपकी MCQs में पूछ सकता है। आपसे MCQs में एक डेफिनेशन दे देगा एंड इट इज बेस्ड अपॉन विच थ्योरी, ऐसा करके क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स जो रहते हैं दोस्तों किस पे बेस्ड है, जस्टिस, राइट्स, फेयरनेस, ऑनेस्टी, और तो ये आपसे पूछ सकता है दोस्तों। कांत पूछ सकता है, ठीक है, कांत की जो थ्योरी है किस पे ज़्यादा बेस्ड है, यूनिवर्सलिज्म, ये सब किस पे बेस्ड है, कौन से एथिक्स पे बेस्ड है, तो डोंटोलॉजिकल एथिक्स आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो आपको देखने मिल जाएंगे। आई होप दोस्तों इसका बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग ने थ्योरीज भी ऑलमोस्ट कर ली, यही आपके लिए देखो ये मैराथन सेशन है और आपको कम टाइम में करना है दोस्तों, तो हम लोग बहुत डीप नहीं जाएंगे कोई भी टॉपिक के बारे में, ठीक है। हमारी एक बाउंड्री होगी, एक लिमिटेशंस होगी, बट हाँ ये आप लोग के लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सबको आपको देखना है। तो ये जो नोट्स होंगे ये उस पर्सपेक्टिव से आपको एक आइडिया दे देंगे कि कितना आइडिया, कितना क्या है, कौन सी चीज़ क्या है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट में डेवलप हो जाएगी, और वही हमारा मोटो है, ठीक है। एसेंस ऑफ एथिक्स, ठीक है, एट इट्स कोर एथिक्स आर अबाउट मोर देन जस्ट फॉलोइंग रूल्स और अवॉइडिंग पनिशमेंट। बिल्कुल, एथिक्स दोस्तों कोई एक रूल को फॉलो करने से ज़्यादा या पनिशमेंट को अवॉइड करने से ज़्यादा एक बहुत साइकोलॉजिकल चीज़ है, उससे कुछ बढ़कर है, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि आपने एक रूल बना लिया उसको फॉलो कर दिया तो एथिक्स हो गया, नहीं, उससे बढ़कर है यार एथिक्स। एथिक्स आपको एक फ्रेमवर्क देता है चॉइसेस कि क्या चॉइस है, वैल्यूज़, और वो कहाँ से रिफ्लेक्ट करता है, जो चॉइस आप बनाते हो वो आपके वैल्यूज़ से रिफ्लेक्ट होता है। आप ये राइट्स ऑफ अदर्स, फिर ये जो वैल्यूज़ जो आप प्रोजेक्ट करते हो, जो आप एथिकल बिहेवियर शो करते हो, उसी से आप एक अच्छे वर्ल्ड को, अच्छे नेशन को बिल्ड करते हो, ठीक है। तो एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिक्स कुछ ज़्यादा है, कई ज़्यादा है दोस्तों, एक रूल्स, सेट ऑफ रूल्स है उससे कई ज़्यादा है। एथिक्स रिफ्लेक्ट करता है आपकी मॉरल वैल्यूज़ को, और एथिक्स के कारण जो हमारा वर्ल्ड है, जो हम नेशन है, वो एथिक्स से ही बनता है, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल बिहेवियर हमने वो देखा, बट यहाँ पे और भी चीज़ें हैं दोस्तों, वो भी हमें देखना है, ठीक है, और भी चीज़ें हम देखेंगे। डिटर्मिनेंट्स हमने देखा था, तो अब डिटर्मिनेंट्स को हम थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। पर्सनल वैल्यू और बिहेवियर, बिलीव्स, ठीक है। देखो पर्सनल वैल्यूज़ और बिलीफ जो होता है ना दोस्तों, आपकी परवरिश कैसे हुई है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी रिलीजियस बिलीव्स क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, उससे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल समवन रेज्ड विद स्ट्रॉन्ग वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी माइट फाइंड इट इम्पॉसिबल टू चीट ऑन द एग्जाम। बिल्कुल होते हैं दोस्तों, कुछ लोग होते हैं, अब जैसे एग्जाम, अब आप खुद बताना कौन सी थ्योरी है ये। एग्जाम में इंसान चीटिंग कर रहा है, एंड गोल क्या है उसका, एग्जाम का एंड गोल क्या होता है, अच्छे रिजल्ट्स लाना, उससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी, मिल जाएगी। इंडिविजुअल में मिलेगी कि ग्रुप में मिलेगी, इंडिविजुअल में मिलेगी, है ना, आपके पर्सनल सेटिस्फेक्शन होगा वो, इंडिविजुअल मिली। कौन सी थ्योरी है, ईगोइज्म, ईगोइज्म आ गया यहाँ पे। ईगोइज्म थ्योरी किस पे आती है,
कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ, मैंने आपको पढ़ाया। तो चलिए ठीक है, तो समझ गए आप। अब उसकी पर्सनल वैल्यूज़ ऐसी है कि वो चीट नहीं कर सकता, वो ऑनेस्ट है, बंदा बड़ा ऑनेस्ट है, चीट नहीं करेगा एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में चीट नहीं करना, ठीक है, एग्ज़ाम में चीट नहीं करना उसकी वैल्यूज़ को हैम्पर करेगा। तो उसका क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसका बैकग्राउंड ही वैसा है, ठीक है। सोशल नॉर्म्स और कल्चर, ईच सोसाइटी हैज़ इट्स ओन सेट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड अनरिटन रूल्स अबाउट व्हाट्स कंसिडर्ड राइट और रॉन्ग। हर एक सोसाइटी का अपना एक है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। और जो ये जो नॉर्म्स होते हैं वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, टिपिंग सर्वर्स इन रेस्टोरेंट्स माइट नॉट बी कस्टमरी इन वन कल्चर बट नॉट अनदर। बिल्कुल होता है ना, कुछ लोग टिप दे देते हैं, कोई कल्चर में ऐसा होता है कि यार नहीं देते टिप, किसी को बहुत बुरा लगता है कि मतलब उनको तो उनकी सैलरी मिल रही है, हम उनको टिप करके हम उनको नीचा दिखा रहे हैं, मतलब ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम उनको नीचा दिखा रहे हैं। पर वहीं कहीं पे ऐसा होता है कि भाई इन लोग इतनी, हम लोग अपने जनरस बिहेवियर के थ्रू हम उनको टिप दे रहे हैं कि उन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी करके हम उसे एक एडिशनल टिप दे रहे हैं। तो डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट कल्चर, सोशल नॉर्म्स और कल्चर आपका कैसा है। रीजनिंग एंड मॉरल डेवलपमेंट, as we mature, we develop the ability to think critically about the consequences of our actions and understand the impact they have on others. This moral development plays a crucial role in making ethical choices. For example, a child might initially take a toy because they want it, but with age, they learn to consider the feeling of the owner and choose not to take it. दोस्तों, ऐसा आपने देखा होगा, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपका जो थिंकिंग एबिलिटी है वो बढ़ने लग जाता है। आपको पता होता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। विथ टाइम आप मैच्योर होते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, जो 2-3 साल का बच्चा है, आप उसको कहीं ले लिए तो मिट्टी खाएगा, कुछ भी दिखा उसको अच्छा लगा वो लेके उठा के चले जाएगा। बट जैसे आप बड़े होने लग जाते हो तो उसको समझ में आता है कि नहीं भाई, हम ऐसे सामान किसी का भी लेके आ नहीं सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। वो कैसे हो रहा है? अब वो बच्चा बड़ा हो गया, उसे समझ में चीज़ें आने लग गई है। विथ एज his or her brain is also developing. Now he can think more rationally. ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ, आपका लॉस और रेगुलेशंस। ठीक है, अब लॉस और रेगुलेशन क्या कहते हैं दोस्तों, इस पर भी बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट्स, कुछ राइट्स होते हैं, है ना, जैसे अपनी, बहुत इजी से एग्जांपल ले लेते हैं, डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक कल्चर के ऊपर है। इफ़ यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया, you can challenge if your fundamental rights are being violated. ठीक है, but if you are living in an autocratic country, then there you don't have the right to project your views in front of the leader या in front of the autocratic ruler. तो आपकी जो पॉलिटिकल या लीगल सिस्टम है उससे भी चीज़ें काफ़ी वेरी करती है। आपके लॉज कैसे हैं, और आपके लॉज काफ़ी स्ट्रिंजेंट है कुछ क्राइम्स को लेके, तो वहाँ पे क्राइम रेट भी कम हो जाएगा। आप जानते होंगे दोस्तों, जैसे दुबई, दुबई में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सोने चांदी भी खुले पड़े रहते हैं, वहाँ पे ओनर भी नहीं होता, वो चलता है, क्योंकि उनकी सज़ा इतनी ज़्यादा, उनको पता होता है कि कोई, फर्स्ट बात उनको पता है कि कोई चुरा के नहीं ले जाएगा, और उनकी सज़ा भी काफ़ी स्ट्रिंजेंट, काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। बट वही चीज़ अगर इंडिया में हो जाए तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा। तो वही है, आपके लॉज और रेगुलेशंस में भी से भी काफ़ी कुछ चीज़ें इम्पैक्ट करती है, जैसे लॉज अगेंस्ट स्टीलिंग प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी राइट्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिकल एक्शंस। ये अब हम देखेंगे, ये अब हम देखते हैं दोस्तों, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिकल एक्शंस। आप कैसी चॉइसेस मेक करते हो
ऑन द एथिकल प्रिंसिपल हैव रिपल इफेक्ट्स। ठीक है, रिपल इफेक्ट मतलब दोनों टाइप के इफेक्ट्स हो सकते हैं आपके, नेगेटिव का भी और नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकता है। तो दोस्तों पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। व्हेन वी एक्ट एथिकली वी बिल्ड ट्रस्ट, फॉस्टर कोऑपरेशन एंड प्रमोट फेयरनेस। ठीक है दोस्तों, मैं जब अपनी इंटर्नशिप कर रहा था तो बहुत अच्छी चीज़ मैंने सीखी इंटर्नशिप में, और वहाँ पे मैंने चीज़ें काफ़ी दोनों चीज़ें सीखी। एक कंपनी जो होती है ना, एक कंपनी जब होती है तो वो अपने डीलर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करती है। होता है क्या है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज वर्किंग इन बर्जर पेंट्स, सो द मेन मोटो ऑफ आवर कंपनी वाज टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। और अगर आपको मार्केट शेयर इंक्रीज करना है तो आप कैसे करोगे? आपके जो प्रोडक्ट्स है, कंपनी हमेशा डायरेक्टली कंज्यूमर्स को तो प्रोडक्ट बेच नहीं सकती। मैं कंपनी समझ लो बर्जर पेंट से, बर्जर पेंट जाके डायरेक्ट पेंटर को तो पेंट का प्रोडक्ट नहीं दे देगी ना। जो पेंटर होगा डायरेक्ट कंपनी तो नहीं आएगा, पेंटर जाता है दुकान में, ठीक है, शॉप में जाता है, शॉप में जाता है, वहाँ से वो प्रोडक्ट उठाता है। तो वो कौन होता है? जो शॉपकीपर है, शॉप ओनर है, वो डीलर्स होते हैं। ठीक है, वो डीलर्स होते हैं। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर सेल्स यू हैव टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप with your dealers because they act as an interface between the company and the end customers। तो अगर आपने डीलर को खुश नहीं रखा तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। मतलब आपको उसको प्रोडक्ट टाइम पे देना है, और वैसे ही डीलर को भी, कंपनी को पैसे भी टाइम पे देने पड़ेंगे। तो वो ट्रस्ट उनको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डीलर का प्रोडक्ट तो बिक रहा है, बर्जर का समझ लो एग्जाम्पल, वो बर्जर का प्रोडक्ट बिक रहा है अच्छा, और डीलर लेकिन पैसे कंपनी को टाइम पे नहीं दे रहा, जो माल वो गिरा के गया है, प्रोडक्ट गिरा के गया है, उस पर वो पैसे नहीं दे रहा है, तो कंपनी भी अपने प्रोडक्ट्स को उस डीलर को नहीं देगी। इससे वो बिजनेस रून होने लगेगा, उस डीलर का भी होगा, साथ में कंपनी का भी होगा। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस खराब हो गए, खराब हो गए। वही जब अगर आप पॉजिटिव, अगर आप ट्रस्ट बना के चलते हैं, आप पेमेंट टाइम पे कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट टाइम पे दे रहे हो, फेयरनेस होगा, कॉपरेशन अच्छा रख रहे हो आप, तो चीज़ें अच्छी चलेगी, आपका बिजनेस रिलेशनशिप भी अच्छा चलेगा, आपकी कंपनी ग्रो करेगी दोस्तों, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, सोसाइटी स्टेबल और हारमोनियस बनेगी। ठीक है, आ गया समझ में? और नेगेटिव एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों, नेगेटिव एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं। वही अनएथिकल बिहेवियर, अगर आपने सही से सप्लाई, वही देख लो, करप्ट गवर्नमेंट यहाँ पे जो दिया हुआ है, करप्शन इन द गवर्नमेंट कैन लीड टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड हिंडर डेवलपमेंट। बिल्कुल, आपकी अगर गवर्नमेंट करप्ट है दोस्तों तो रिसोर्सेज काफ़ी हो सकता है, बहुत सुने हो ना आपने, रिच लोग बहुत रिच होते चले आ रहे हैं, कोई गवर्नमेंट करप्ट है तो रिच लोग को ही सारा सामान दे रही है, सब कुछ रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड करा दे रही है, तो वो भी अच्छा नहीं है, वैसा भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल जो मैंने अभी बर्जर का दिया आपको, सप्लाई चेन वगैरह ये सब चीज़ों का, सप्लायर्स और डीलर्स और कंपनी के रिलेशनशिप के बारे में, अगर रिलेशनशिप खराब होंगे दोस्तों तो क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस अच्छे होंगे क्या? नहीं होंगे। ट्रस्ट आपने तोड़ दिया तो कॉन्सिक्वेंस भी दोनों के पर्सपेक्टिव से खराब हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है दोस्तों डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। आपने देखा, हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, डायमेंशंस एथिक्स के, नेविगेटिंग ethical dimension also often involves balancing different considerations. Sometimes our individual desires might conflict with greater good. Example ले लो, a scientist might have a breakthrough discovery with potential misuse, so they face the ethical dilemma of pursuing their research or prioritizing societal safety। ठीक है, एक साइंटिस्ट है दोस्तों, उसको कुछ एक अच्छी चीज़ मिल सकती है, बट सोसाइटी रिस्क पे आ सकती है, उससे लोगों की जान खतरे में आ सकती है, तो एथिकल डायलेमा उसको फेस करना पड़ सकता है। ये डेफिनेटली
इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव और सोसाइटी पर्सपेक्टिव के सोचना होगा। आप साइंटिस्ट का तो भला हो जाएगा लेकिन सोसाइटी का नुकसान हो जाएगा। तो ये एथिकल डायलेमास हमेशा आएंगे आपके, ठीक है। नेविगेटिंग एथिकल डायलेमास, ठीक है। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज, रिकॉग्नाइजिंग द इनहेरेंट राइट्स ऑफ अदर्स लाइक राइट टू लाइफ, फ्रीडम, ठीक है। बहुत सारे राइट्स आप जानते होंगे दोस्तों। मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाई होगी आपको, ठीक है। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट्स विच कैन बी challenged in the court if your rights get violated. Right to equality, EF, right to freedom, EFE, education, R, religious rights, cultural rights, constitutional remedies, ये सारी आपकी कुछ फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट नंबर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। फिर आपको पता होगा दोस्तों हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। DPSPs आपने पार्ट 4 में पढ़ा होगा, उसमें कुछ ड्यूटीज़ भी आती है हमारी। 52nd, इफ आई होप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 52nd आर्टिकल में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी। तो वो सब चीज़ें के बारे में भी चीज़ें हो जाती है, एथिकल डायलेमास आ जाता है। मैं पॉलिटी में चलेगा। रिकॉग्नाइजिंग द इनहेरेंट राइट्स ऑफ अदर्स लाइक द राइट टू लाइफ, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी while upholding our own responsibilities like respecting those rights, forms and example, employers have a duty to provide safe working conditions for their employees who in turn have the right to refuse unsafe। बिल्कुल एम्प्लॉयर्स है दोस्तों, उनकी ड्यूटी होती है कि उनको अपने एम्प्लॉयज़ को सेफ वर्किंग कंडीशन दें, और जो एम्प्लॉयज़ होती है उनकी भी राइट है कि वो अनसेफ वर्क में वर्क ना करें। जस्टिस और फेयरनेस सिस्टम, ठीक है। इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए दोस्तों, सब लोग आपकी सोसाइटी में। इक्वालिटी और इक्विटेबल ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, समझ लो अगर कोई हैंडीकैप्ड है और कोई नॉर्मल बंदा है तो आपको डेफिनेटली, आपने एक ग्राफ देखा होगा ऐसा और ऐसा, ठीक है। हैंडीकैप्ड बंदा यहाँ पे था, नॉर्मल बंदा यहाँ पे है, तो आपको इतना उसको उठाना पड़ेगा ताकि इन लोग साथ में एक ही इसमें आ जाए, लेवल बैलेंस हो जाए। तो ये सब डेफिनेटली ये सब आपको देखना पड़ेगा। इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर प्रमोट्स अ जस्ट सोसाइटी। डेफिनेटली राइट टू एजुकेशन इज़ वन ऑफ द कोर राइट्स। आर्टिकल 22 के आसपास में कहीं है होगा। एजुकेशन फ्री, एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को आपको एजुकेशन देना है, और जितना एजुकेशन आप प्रमोट करोगे उतनी आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उतनी आपकी नेशन काफ़ी आगे जाएगी। और आपको हेल्थ केयर भी अच्छा देना है। हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोविड के टाइम में हमने जाना, सबको अच्छा एक्सेस मिलना चाहिए हेल्थ केयर का भी, ठीक है। जस्टिस और फेयरनेस होना चाहिए। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, आप ऑनेस्ट रहो, ट्रूथफुल रहो, ट्रस्ट बिल्ड करो, उससे आपका ट्रस्ट बिल्ड, जितनी आप ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ काम करोगे उतना आपका ट्रस्ट बिल्डिंग होगा। जितना अच्छा ट्रस्ट बिल्डिंग होगा दोस्तों उतना अच्छा आपका, आप उतने एथिकल होंगे और उतना आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे ग्रोथ की तरफ, अच्छे रिलेशंस बनाने की तरफ जो रतन टाटा सर करते हैं वैसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जाएगी। केयर दिखाओ, कंपैशन दिखाओ दोस्तों, ठीक है। आप लोगों के बारे में सोचो। एम्पैथी मतलब क्या होता है, किसी और के शूज़ में रह के उसको फील करो, एम्पैथी दिखाना, कंसर्न रहना लोगों के वेलबींग के लिए, ये अच्छा होता है, ठीक है। यही होता है एथिक्स में, आप यूजुअली ऐसी ही बातें करोगे, ठीक है। एथिक्स, और ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है। हम लोग काफ़ी एथिक्स के बारे में बात करते हैं बट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मिसिंग हो जाती है। और जब वो मिसिंग होती है एथिक्स, जब आपकी कोड ऑफ कंडक्ट काफ़ी ख़राब हो जाते हैं तो
प्रॉब्लम वहीं से बिल्ड होना चालू हो जाती है और वहीं से जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाता है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाता है, एट्रिशन रेट बढ़ जाता है, लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने लग जाते हैं, टर्नओवर जो हमने पढ़ा था वो बढ़ जाता है ना। चलो, एथिक्स इन रिलेशनशिप, अगर आपको अच्छी रिलेशनशिप बनानी है उसमें भी एथिक्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से भी अगर आप सोचो, आपने किसी को प्रॉमिस किया है, अगर आपने महिला मित्र को प्रॉमिस किया है कि आज मैं तुमको शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, आज मैं तुमको मॉल घुमाने ले जाऊंगा, आज मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले जाऊंगा, तो आपको वो निभाना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं निभाया तो हो सकता है आपकी महिला मित्र के साथ क्या हो जाएगा, दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, ओपन कम्युनिकेशन, कॉम्प्रोमाइज आर एसेंशियल फॉर नर्चरिंग स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप। बिल्कुल, ट्रस्ट बनाओ, प्रॉमिस को, जो आपने प्रॉमिस कर दिया तो भाई उसको निभा लिया करो थोड़ा। ठीक है, फिर पब्लिक, कैसे होता है पब्लिक रिलेशनशिप्स बनाने, आप ट्रांसपेरेंट हो, एक अच्छे सिटीजन हो, ठीक है, कम्युनिटी के बारे में सोचते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इलेक्टेड ऑफिशियल्स, जो भी इलेक्ट हुआ है वो जो भी डिसीजन ले रहा है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। होता है ना, भ्रष्ट नेता और होता तो हमें बेकार लगता है। अब कोई एक ऐसा नेता है जो काफ़ी प्रोसेस को काफ़ी ट्रांसपेरेंट कर दिया है कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हमारी ऐसी है, तो उससे आप गवर्नमेंट को और ट्रस्ट करते हो, गवर्नमेंट को आप और ट्रस्ट करने लग जाते हो। ठीक है, ठीक है, कुछ लीडर्स हैं, लेसन्स है दोस्तों जो हमें ग्रेट लीडर से सीखना है। महात्मा गांधी ने कहा था नॉन वायलेंस के ऊपर काफ़ी बातें करी है, ऑपरेशन नहीं करना है, अगेंस्ट ऑपरेशंस, आपको काफ़ी एथिकल रहना है नॉन वायलेंस के ऊपर। इफ़ यू नो, इफ़ यू हैव रेड पॉलिटी, पार्ट 4 DPSPs में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, कॉटेज इंडस्ट्री और एथिकल ड्यूटीज़, कुछ कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो हमारा पार्ट 4 होता है वो इटसेल्फ गांधीनियन प्रिंसिपल्स के भी कुछ आर्टिकल्स वहाँ पे होंगे, अगर आपने पढ़े होंगे तो उसमें भी ये नॉन वायलेंस की बातें, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बातें, ये सब बातें हो जाती है। थोड़ा मैं पॉलिटिक्स से रिलेट कर लेता हूँ कभी कभी एथिक्स को, बट हाँ, जैसे आप जानते हैं DPSPs को आप कोर्ट में ले जा नहीं सकते, दे आर नॉट जस्टिफिशिएबल, जस्टिफाइबल नहीं है वो, कोर्ट में आप नहीं ले जा सकते उसे। ठीक है, नेल्सन मंडेला प्रमोटेड फॉरगिवनेस, भाई बहुत बड़ी बात है ये। आप किसी इंसान ने अगर कुछ गलत किया, होता है ना, कभी कभी आप उसे माफ़ कर देना चाहिए, उसके खिलाफ कुछ ग्रजेस नहीं रखने चाहिए। अगर आपके साथ भी लाइफ में कुछ धोखाधड़ी हो गई है या कोई छोड़ छाड़ के चले गया है आपको, तो ऐसा होता है कि हम उससे गाली देने लग जाते हैं। गाली मत दो भाई किसी को, माफ़ कर दो उन्हें। ठीक है, वो एक बहुत बड़ी बात है, वो एक एथिकल चीज़ होती है। प्रमोटेड फॉरगिवनेस, रिकन्सिलिएशन आफ्टर ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी, एम्पैथी मतलब किसी और के शूज़ में अपने आप को रखना, ओवरकमिंग कॉन्फ्लिक्ट, आपको कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना है। मदर तेरेसा, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी ही गरीब लोगों के लिए दे दी, वल्नरेबल क्लास के लिए दे दी। उन्होंने शो किया कि भाई नहीं, हम किसी और के लिए जी रहे हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उन्होंने सोसाइटी में क्रिएट किया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि हमें जल्दी जल्दी करना है, तो इसलिए हम हो गया ऑलमोस्ट। फैमिली जो है दोस्तों वो एक फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन होती है। ठीक है, फैमिली इज़ द फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन टू विच एन इंडिविजुअल इंटरेक्ट्स एंड लर्न। बिल्कुल दोस्तों, जब आप पैदा होते हैं तो सबसे पहला इंटरेक्शन आपका आपके माँ बाप से होता है, फैमिली से होता है, फिर आप वहाँ पे पलते बढ़ते हैं। तो वो जो होता है ना दोस्तों, आपका एक फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, वहीं से कहीं ना कहीं आप चीज़ों को सीखते हो। पहली लर्निंग आपकी फैमिली से होती है, फिर दूसरी लर्निंग आप टीचर से करते हो, जो कि स्कूल स्कूल जाके करते हो। इन्वायरमेंट ऑफ फैमिली, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपकी फैमिली में कैसा इन्वायरमेंट है, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट करता है। आपकी फैमिली का इन्वायरमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, एम्बिशंस की वैल्यूज़ हो रही है, क्या माहौल है घर का, वो इम्पोर्टेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लिसफुल एंड चेयरफुल एटमॉस्फेयर इन द फैमिली विल डेवलप लव, अफेक्शन,
टॉलरेंस एंड जेनरॉसिटी। फिर लर्निंग बाय मॉडलिंग। ठीक है, अब क्या होता है, जो एक बच्चा होता है ना दोस्तों, वो बोलते हैं ना, बच्चों के सामने ऐसा हरकत मत करो, बच्चा गलत सीख जाएगा। क्योंकि बच्चा ऐसा होता है ना दोस्तों, उन लोग क्या करते हैं ना, उन लोग देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं और उन लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं वो सब चीज़ों। ठीक है, उन लोग सीखते हैं। तो फैमिली का बिहेवियर, फैमिली कैसी है, कैसा रोल, उन लोग काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं अपने बच्चे के माइंड के ऊपर, बच्चे के ऊपर। ट्रेडिशंस और कस्टम्स आपके दोस्तों, आपकी फैमिली के क्या कल्चरल ट्रेडिशंस है, नॉर्म्स है, जो कि जनरेशन से जनरेशन पास होते हैं। ठीक है, या कितना डिसिप्लिन है, ऑर्गेनाइज है लाइफ आपकी, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। प्रिपेयरिंग बेस फॉर नेक्स्ट जनरेशन, आपकी अपकमिंग जनरेशन में आप कैसे हो, आप अपने बच्चों का भविष्य आपसे ही डिटरमाइन होगा कहीं हद तक। आपका वैल्यू क्या है, आप किस चीज़ों को फॉलो करते हो, आप अच्छे हो, आप कैसे हो, उससे डिपेंड करेगा आपके आने वाली जनरेशन का के ऊपर इम्पैक्ट। आप लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हो। ठीक है, तो एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन, वही एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन हो जाता है। व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, विक्टिम्स ऑफ डेविएंट इन्फ्लुएंसेस। गलत अगर आपने हरकत कर रहे हो तो आपके चाइल्ड पे उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों, फैमिली हेल्प्स इन इंस्टिलिंग द मॉरल वैल्यूज लाइक truthfulness, happiness, peace, justice in children's thoughts, feelings, and actions, and they function as ideals and standards that govern their actions in their life। बिल्कुल, फैमिली बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है। दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है दोस्तों। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। ये जो लेक्चर है दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पूरे आपको जो एथिक्स का सिलेबस है उसका जिस्ट आपको मिल गया होगा इस लेक्चर के बाद। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो लास्ट में बस ये मैं यही कहूँगा, आपका भी एथिक्स है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब के बाद सबसे पहला एथिक्स है ये आपका, सेकंड। ठीक है, सेकंड आपका एथिक है शेयर इट, थर्ड आपका होगा लाइक इट। ठीक है, योर एथिक्स। ठीक है, चलेगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं दोस्तों आज विदा लेता हूँ। आप आई होप आपका दिन अच्छा जाए, आप लोग हमारे यहाँ से काफ़ी कुछ सीख के जाए। और बस हमारा यही मेन मोटो है कि हमारे यहाँ से जो भी पढ़े अच्छे से पढ़ाई करे, एग्ज़ाम निकाले अपनी, और अच्छी अच्छी जॉब ले, और अपने घर परिवार को सपोर्ट करे, अपनी फैमिली को अच्छे से बढ़ाए। बस यही मैं दुआ करता हूँ आप सभी लोग के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू एंड हैव नेक्स्ट डे।